चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे डेफामेशन। तो जब एक बंदा दूसरे की रेपुटेशन इंजर करता है, वो अपने रिस्क पे करता है, तो इसको डेफामेशन कहते हैं। जो प्रॉपर्टी का लॉस है उससे ज़्यादा जो हमारी रेपुटेशन है दैट इज़ मोर वैल्यूएबल। तो ये दो तरीके की होती है, लाइबल एंड स्लेंडर। स्लेंडर तो है जो स्पोकन वर्ड्स से या जेस्चर्स से आप किसी को डिफेम करते हो। दूसरा है लाइबल। लाइबल होता है परमानेंट फॉर्म में, जैसे राइटिंग में, प्रिंटिंग में, किसी की एफिजी बना देना, किसी का स्टेचू बना देना या कोई पिक्चर बना देना, तो ये होता है लाइबल में। जैसे एक सिनेमा फिल्म होती है, वो जो फोटोग्राफिक पार्ट होता है साथ में उसमें जो स्पीच होती है वो भी उसको सिंक्रोनाइज करती है। एक यूसुफ वर्सेस एमजीएम पिक्चर्स लिमिटेड का केस था। एक इंग्लिश कंपनी थी एमजीएम पिक्चर्स लिमिटेड, उन्होंने एक पिक्चर बनाते हैं, उसमें एक लेडी प्रिंसेस नताशा को उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक बंदा जो वर्स्ट करेक्टर का होता है रेस्पुटिन, उसके साथ उसके सडक्शन के और रेप के रिलेशन दिखाते हैं। तो जो फोटोग्राफिक पार्ट तो लाइबल है ही है, क्योंकि इट कैन बी सीन विद द आइज, पर जो उसका साउंड पोर्शन है वो भी उसको सिंक्रोनाइज करता है कि इसमें क्या दिखाया जाता है। तो जो डिफेंडेंट्स हैं दे वर हेल्ड लाइबल फॉर डेफामेशन। उसके बाद इंग्लिश लॉ इनको दोनों को डिस्टिंग्विश करता है लाइबल और स्लेंडर में। क्रिमिनल लॉ में जो लाइबल है वो ऑफेंस है, स्लेंडर को वो ऑफेंस नहीं मानते हैं। तो टॉर्ट्स में जो स्लेंडर है वो एक्शनेबल है, पर एक्सेप्शंस में कि जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर पाते, उसका कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको स्पेशल डैमेजेस मिले हैं, तो जो स्लेंडर है वो एक्शनेबल है। जो लाइबल है वो एक्शनेबल पर से है ही है, क्योंकि उसमें प्रूफ की डैमेज की ज़रूरत नहीं होती कि आपको डैमेजेस हुए हैं। पर जो इंडियन लॉ है वो इसमें दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं करता। लाइबल और स्लेंडर बोथ आर क्रिमिनल ऑफेंसेस, जिसका सेक्शन 499 आईपीसी में इसमें बताया गया है कि बोथ आर एक्शनेबल। उसके बाद एक इसमें असेंशियल्स हैं डेफामेशन के, क्या क्या है। एक तो जो स्टेटमेंट है वो डेफामेटरी होनी चाहिए। सेकंड है, ये जो डेफामेटरी स्टेटमेंट है इट मस्ट बी रेफर टू प्लेंटिफ। और थर्ड है, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। फर्स्ट है, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। जब आप किसी की रेपुटेशन को, प्लेंटिफ की रेपुटेशन को इंजर करने के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हो, तो जिससे कि जो उसकी जो रेपुटेशन है वो राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में नीचे गिर जाती है, वो उसके बारे में उसको शन करना शुरू कर देते हैं या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, डिसग्रेस है, ह्यूमिलिएशन है, रिडिकुल है और कंटेम्प्ट है। इसको डेफामेशन कहते हैं। जैसे किसी का आपने राइटिंग में कर दिया, प्रिंटिंग में कोई स्टेचू बना दिया, एफिजी, या कोई पिक्चर की एग्जीबिशन कर दी, इट ऑल कम्स अंडर डेफामेशन। कोई स्टेटमेंट डेफामेटरी है कि नहीं है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो राइट थिंकिंग पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो इसको कैसे लेते हैं, वो उसके बंदे के बारे में क्या सोचते हैं। इधर हम फेयर एवरेज इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि आम जो राइट माइंडेड पर्सन होते हैं, हम स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन्स की इधर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर किसी प्लेंटिफ की जो रेपुटेशन है वो इंजर हो गई, ये कोई डिफेंस नहीं है। अगर डिफेंडेंट लेता है कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी उसको डेफामेशन उसकी करने की, या ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है उसमें कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं था कि उसकी करेक्टर को या उसकी जो रेपुटेशन है वो लोअर हो जाए। सोसाइटी के लोगों में अगर हेट्रेड, कंटेम्प्ट, रिडिकल, फियर, डिसलाइक या डिसएस्टीम हो जाता है तो वो ऐसा
कोई डिफेंस नहीं ले सकता। एक राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी का केस था। जब लेट श्री राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई, उनके फैक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए एक कमीशन बैठाया गया। उसमें कमीशन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें डिफेंडेंट ने अलेज किया कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं उनको एलटीटीई के बारे में प्रायर नॉलेज थी। तो उसके बाद उन्होंने ये जो केस था वो कोर्ट में चला। प्लेंटिफ जो थे वो सीनियर काउंसिल थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को वो डिस्चार्ज कर रहे थे। उन्होंने जब डिफेंडेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न कंक्लूसिव उन्होंने सबमिशन दी कि ये जो प्लेंटिफ है, जो उनके काउंसिल है, उन्होंने भी एलटीटीई से मनी रिसीव की है। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो अंडर मेलाइस दी गई थी और इस स्टेटमेंट का उस टाइम जो केस चल रहा था इररेलेवेंट थी और अनकनेक्टेड थी। तो फिर कोर्ट ने ये उनके प्रोफेशनल स्टैंडिंग को और उनके स्टेटस जो सोशल लाइफ में क्या था मिस्टर जेठमलानी का, उसको नज़र में रखते हुए हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको 5 लाख जो थी कंपनसेशन अवार्ड करी थी। इसमें डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता का केस है। इसमें एक पब्लिकेशन लोकल डेली जोधपुर में हुई। उसमें बताया गया कि मंजूलता रात को जो नाइट क्लासेस हैं वो अपनी अटेंड करने जाती है। शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बीए। तो वो कहते कि जब वो अपनी ये क्लासेस अटेंड करनी जा रही थी अर्लियर नाइट को, तो वो अपने एक बॉयफ्रेंड कमलेश के साथ भाग गई। तो ये जो उन्होंने ये स्टेटमेंट उसमें पब्लिश करी है, तो वो वाली जो पब्लिश्ड स्टेटमेंट है इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी से विदाउट एनी जस्टिफिकेशन दी गई थी। और जो मंजूलता थी, शी बिलोंग्ड टू अ वेरी रिप्यूटेड एजुकेटेड फैमिली। जब उसके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स पे इसका बहुत असर पड़ा और फिर डिफेंडेंट्स को इसके लिए लायबल ठहराया गया। अगर हम हिस्ट्री एक्सप्रेशन में जैसे किसी को गाली निकाल देते हैं, इससे ये है उसकी फीलिंग्स तो जरूर इंजर होती हैं, पर जो राइट एस्टिमेशन ऑफ पीपल इन दी सोसाइटी, उनकी नज़र में वो बंदा गिरता नहीं है, वो उनको शन नहीं करते, अवॉइड नहीं करते, तो वो डेफामेशन नहीं माना जाएगा। एक साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामाकृष्णा का केस था। इसमें जो प्लेंटिफ होते हैं वो डिफेंडेंट की ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, गार्ड आते हैं, उनको कहते हैं कि टिकट दिखाओ। वो जब टिकट दिखाते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप ठीक टिकट से सफ़र नहीं कर रहे हो, पर जो टिकट होती है दैट वाज इन ऑर्डर। उसके बाद ये जो प्लेंटिफ थे वो उन्होंने डिफेंडेंट रेलवे कंपनी के ऊपर केस किया कि मेरी जो रेपुटेशन है वो लोअर हुई है और डेफामेशन का केस किया। पर वो जो गार्ड ने वर्ड्स बोले थे वो बोनाफाइड थे, तो कोई इसमें डेफामेशन नहीं थी और रेलवे कंपनी वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर दिस। उसके बाद है जो स्टेटमेंट है सेकंड, वो रेफर करनी चाहिए प्लेंटिफ को। अगर जो प्लेंटिफ है उसने ये प्रूव करना है कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है वो उसको रेफर करती है, ये इमटेरियल है। अगर डिफेंडेंट ये कहता है कि मेरा तो प्लेंटिफ को डिफेम करने का कोई इरादा ही नहीं था, और ये ज़रूरी नहीं है कि अबंडेंट अथॉरिटी वो शो करे कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चला। इतना ही काफ़ी है कि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पर्सन्स को भी अगर इसके बारे में नॉलेज होती है, इसके बारे में पता चलता है और वो प्लेंटिफ को जानते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये डेफामेटरी स्टेटमेंट है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ये वाली बात पता चले कि ये जो आर्टिकल है किसको रेफ़र कर रहा है। अगर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पर्सन्स को भी इसके बारे में पता चलता है और वो प्लेंटिफ को जानते हैं और वो ये विश्वास करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ को रेफ़र कर रही है, तो ये डेफामेशन माना जाएगा। जैसे जो आर्टिकल लिखते हैं जो राइटर होते हैं, कई बारी वो बाई एक्सीडेंट
कोई वो लिख देते हैं, उनकी इंटेंशन भी नहीं होती, और वो बिलीव करते हैं कि ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो ये जो डिफेंस है ये सफिशिएंट डिफेंस नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी सेंसिबल रीडर अगर वो प्लेंटिफ को जानता है और उनको लगता है कि ये जो आर्टिकल है उसको रेफर किया गया है, तो जो प्लेंटिफ का वो केस है वो मेड आउट हो जाएगा। तो अगर कोई कहता है कि मैंने गुड फेथ में बिना किसी इंटेंशन के ये स्टेटमेंट छापी है, तो ये कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा। एक न्यूज़स्टेड वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़ लिमिटेड का केस था। इसने डिफेंडेंट्स ने एक आर्टिकल ये पब्लिश किया कि हेरोल्ड न्यूज़स्टेड एक कैम्बरवेल मैन है जो बाइगैमी के लिए उसको कन्विक्ट किया गया। ये जो था हेरोल्ड न्यूज़स्टेड एक कैम्बरवेल बारमैन के बारे में था, पर एक और पर्सन उधर सोसाइटी में रहता होता है, वो था हेरोल्ड न्यूज़स्टेड कैम्बरवेल बाबर। उसने कहा कि लोगों ने मेरे बारे में ये सोचा है, तो डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लाइबल फॉर इट। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफेंडेंट कहता है कि मेरी इंटेंशन नहीं है, बस स्टेटमेंट वो होनी चाहिए, डेफामेटरी होनी चाहिए। अब कई बारी ये जो इनोसेंट ऑथर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं या पब्लिशर्स होते हैं, वो कई बारी इनोसेंट पब्लिशिंग करते हैं, फिर भी वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकते। उसके बाद टीवी रामा सुब्बा अय्यर वर्सेस एएमए मोहिंदीन का केस था। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया ये क्वेश्चन कि जो इंडिया में ऐसी डेफामेटरी स्टेटमेंट अगर पब्लिश करो लाइबिलिटी बनती है अगर उसको डिफेम करने की डिफेंडेंट को कोई इंटेंशन ही नहीं थी। तो इसमें एक दीना मलार डेली न्यूज़पेपर होता है, उसमें एक पब्लिकेशन होती है 18 फरवरी 1961 को कि एक पर्सन तिरुवेली से जो है वो एक्सपोर्ट करता है सेंटेड अगरबत्ती सिलोन को, पर वो अगरबत्ती के रूप में ओपीएम एक्सपोर्ट करता है और वहाँ वो गिरफ्तार हो गया और उसको मद्रास लाया जा रहा है। तो एक प्लेंटिफ था, वो अगरबत्ती का ही काम करता था और सिलोन में ही उसकी अगरबत्तियां जाती थी। उसने ये केस किया कि ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे बारे में है। तो डिफेंडेंट्स ने बाद में ये कंटेंशन ली कि जब उनको पता चला कि उनकी इस इनोसेंट पब्लिकेशन से उसने हमारे ऊपर डेफामेशन अलेज करी है, तो वो कहते हैं कि हमने 14 मई 1961 को ये पब्लिकेशन कर दी थी, उस अपनी पहली स्टेटमेंट को करेक्शन की कि ये जो न्यूज़ है वो प्लेंटिफ से कनेक्टेड नहीं है और उसको रेफर नहीं करती। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट्स वर नॉट हेल्ड लायबल फॉर दैट। ये जो डेफामेटरी स्टेटमेंट है ये प्लेंटिफ को रेफर करनी चाहिए। अगर डेफामेटरी स्टेटमेंट मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ प्लेंटिफ्स सोसाइटी को डिफेम कर रही है, अगर प्लेंटिफ उनके खिलाफ एक्शन लेके आता है तो उसका कोई एक्शन बनता नहीं है। इसमें रितनंद बालवर्ड एजुकेशन फाउंडेशन वर्सेस आलोक कुमार का केस था। डिफेंडेंट इन होम लीगल अटॉर्नी होता है ये रितनंद बालवर्ड एजुकेशन फाउंडेशन का, उन्होंने वो जॉब छोड़ देते हैं, वो फिर एक लंदन की एक फर्म होती है उसमें वो जॉब कर लेते हैं। जब वो लंदन की फर्म में जॉब करते हैं, उन सॉलिसिटर्स को ये इनके जो पहली कंपनी में जहां वो काम कर रहे होते हैं वहां की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फ्रॉडुलेंटली वहां से लिए होते हैं वो इनको अपोजिट सॉलिसिटर्स को दे देते हैं। ये जो अपोजिट सॉलिसिटर्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं उन केसेस में जो प्लेंटिफ के खिलाफ हैं। तो जो प्लेंटिफ की फर्म के खिलाफ है तो प्लेंटिफ उनके लिए जो रॉन्गफुल लॉस प्लेंटिफ को हुआ और जो रेपुटेशन खराब हुई फाउंडर प्रेसिडेंट की, फाउंडर ट्रस्टी की और इसकी इंस्टीट्यूशंस की। जब उन्होंने ये सूट फाइल किया डेफामेशन का तो उन्होंने क्या करा कि ये जो फाउंडर्स थे प्रेसिडेंट या ट्रस्टी, इनको उन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया उसमें। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ की इसमें रेपुटेशन इंजर नहीं हुई है।
अब डेफमेशन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन्स, जैसे हम कोई एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या क्लास ऑफ पर्सन्स के खिलाफ कुछ डेफामेटरी वर्ड्स यूज हुए हैं, तो कोई भी मेंबर उसको उस को उठ के वो डेफामेशन का केस नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं कि ऑल लॉयर्स आर थीव्स, तो ये नहीं है कि एक लॉयर उठ के वो केस कर दे। अगर वो करता है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली उसको इस चीज़ से हार्म हुआ है। एक नूफर वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर लिमिटेड का केस था। इसमें जो अपेलेंट होते हैं एक पार्टी के मेंबर होते हैं, 2000 उसमें मेंबर्स होते हैं, 24 मेंबर्स जो होते हैं वो इंग्लैंड में रह रहे होते हैं। तो ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक स्टेटमेंट पूरी पार्टी एज अ होल एक पब्लिश करते हैं। तो जो डिफेंडेंट ये प्लेंटिफ होता है वो स्यू करता है उनको डेफामेशन के लिए, पर वो कहते हैं कि ये उसके तो रेफर्ड था ही नहीं, प्लेंटिफ को नहीं हमने इसको इसमें रेफर किया, तो वो कहते हैं कि ये रीजनेबल उसका केस नहीं है। तो जो प्लेंटिफ था वो इस का केस नहीं बना, तो वो ये केस डेफामेशन का नहीं जीत पाए। अब धीरेन्द्र नाथ सेन वर्सेस रजत कांति भाद्रा का केस था। इसमें एडिटोरियल एक न्यूज़पेपर में छपा जिसमें स्पिरिचुअल हेड के बारे में डेफामेटरी स्टेटमेंट थी। उस कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल ने केस कर दिया, पर उसका ये जो केस था इट वाज नॉट राइट ऑफ एक्शन। जब स्टेटमेंट बेशक एक क्लास के लिए होती है, पर अगर पर्टिकुलरली उसमें प्लेंटिफ को रेफर की जाती है तब प्लेंटिफ कर सकता है। जैसे फानू वर्सेस मालकॉमसन का केस था। उन्होंने एक डिफेंडेंट्स ने एक पब्लिशमेंट उसमें करी कि जो इरिश कंपनीज हैं, इरिश फैक्ट्रीज, वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी करती हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलरली फिर प्लेंटिफ की फर्म जो थी वाटरफोर्ड फैक्ट्री, उसका उसमें नाम लिया और उसको एम किया। तो इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ को उसकी फर्म को स्पेसिफिकली एम किया गया है, तो जो उनका जो एक्शन था डेफामेशन का वो सक्सेसफुल हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, पब्लिकेशन का क्या मतलब है, जबकि उस बंदे के अलावा दूसरे पर्सन को उस के बारे में पता चल जाए। जैसे जो कम्युनिकेशन है प्लेंटिफ को हिमसेल्फ होती है तो इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि उससे क्या है उसकी रेपुटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफामेशन इज इंजरी टू द रेपुटेशन एंड रेपुटेशन कंसिस्ट इन द एस्टिमेशन इन विच अदर्स होल्ड हिम एंड नॉट अ मैन्स ओन ओपिनियन। दूसरे बंदे उसके बारे में वो पढ़ के क्या सोचने लग जाते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। अगर कम्युनिकेशन सिर्फ उसी बंदे को की गई है तो उसकी रेपुटेशन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जैसे हम कोई लेटर, डेफामेटरी लेटर डिक्टेट करवाते हैं तो ये डेफामेशन माना जाएगा। अगर हम कोई लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट जैसे प्लेंटिफ को भेजते हैं उस लैंग्वेज में जो हमें पता है कि इसको आती है, पर अगर हम किसी और लैंग्वेज में भेजते हैं जो हमें पता है कि प्लेंटिफ को नहीं आती, वो किसी थर्ड पर्सन से इसको पढ़वाएगा, तो वो डेफामेशन मानी जाएगी। तो इसमें जैसे हम पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम से कुछ भेजते हैं वो भी पब्लिकेशन मानी जाएगी, कि पोस्ट कार्ड का हमेशा यही रहता है कि दूसरा बंदा कोई भी उसको पढ़ सकता है। जो टेलीग्राम होती है वो भी पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स जो हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, तो ये पब्लिकेशन मानी जाएगी। अब ये जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें पता है कि लैंग्वेज जो है वो प्लेंटिफ को नहीं आती, वो थर्ड पर्सन से इसको पढ़वाएगा, तो वो पब्लिकेशन माना जाएगा। अब महेंद्रा राम वर्सेस हरनंद प्रसाद का केस था। एक जो डिफेंडेंट ने एक डेफामेटरी लेटर उर्दू में प्लेंटिफ को लिखी, तो उसको पर ये बात नहीं पता थी कि इसको उर्दू नहीं आती है, और कोई उसको ये भी नहीं पता था कि ये थर्ड पर्सन से पढ़वाएगा, तो ये डेफामेशन नहीं मानी जाएगी। अगर उसको पता होता कि इसको उर्दू नहीं आती है, फिर ये डेफामेशन मानी जाएगी।
अब एक अरुमुगा मुदलियार वर्सेस अन्नामलाई मुदलियार का केस था। इसमें दो पर्सन्स होते हैं, वो जॉइंटली मिलके एक डेफामेटरी मैटर जो प्लेंटिव से कंसर्न्ड होता है उसको एक लेटर लिखते हैं। तो जो लेटर होती है वो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाती है, इसको डेफामेशन नहीं माना गया। पर अगर उसने ये कंटेंशन ली कि दोनों ने मिलके वो लिखी है तो दूसरे बंदे को पता चल गया, पर जो जॉइंट टॉट फीजर्स नहीं होते तो इसको पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। अब जो कम्युनिकेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है, कानून की नज़र में हस्बैंड और वाइफ को एक ही पर्सन माना जाता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ डेफामेटरी चिट्ठी लिखते हैं या वाइफ हस्बैंड को लिखती है तो ये पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। अब टीजे पोन्नन वर्सेस एमसी वर्गीज का केस था। इसमें हस्बैंड ने वाइफ को काफ़ी लेटर्स लिखी। उसने ये जो लेटर्स में अपने फादर इन लॉ के बारे में काफ़ी डेफामेटरी स्टेटमेंट्स लिखी। तो एमसी वर्गीज जो होते हैं वो उसकी वाइफ के फादर होते हैं, उन्होंने अपने सन इन लॉ के ऊपर केस कर दिया। तो जो सन इन लॉ ये कहता है कि ये मैंने तो ये सारी जो लेटर्स हैं वो अपनी वाइफ को लिखी हैं, तो मैं ये आशा नहीं करता कि मेरी वाइफ ये जो चिट्ठियां अपने फादर को पढ़ा देगी, तो उनको डेफामेशन के लिए लाइबल नहीं ठहराया गया। अगर एक जैसे कम्युनिकेशन ऑफ अ मैटर डेफामेटरी ऑफ वन स्पाउस टू द अदर इज सफिशिएंट पब्लिकेशन। अगर आप कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करते हो जो एक स्पाउस को करते हो, दूसरे स्पाउस के बारे में कुछ डेफामेशन आप कर रहे हो, जैसे थीकर वर्सेस रिचर्ड का केस था। उसमें क्या था, जो डिफेंडेंट था उसने एक फॉल्स एलिगेशन लगाए कि ये लेडी प्रोस्टिट्यूट है और ब्रॉथल कीपर है, और उसको हर प्रोबेबिलिटी का पता था कि अगर ये मैं कम्युनिकेशन लेटर के जरिए उसने भेजी कि ये उसका हस्बैंड ही पढ़ेगा और हस्बैंड ही रिसीव करेगा उसको। वही हुआ, प्लेंटिफ के हस्बैंड ने उसको खोला और पढ़ा, तो जो प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट था उसको लायबल ठहराया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।